तो यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, मीटिंग स्टॉप हुई थी कि हमने डीएनए को उसके पर्टिकुलर सेगमेंट्स में कट कर लिया था और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या देखा था या मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि सपोज यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट है, तो एक यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जब यहाँ पर आप डीएनए को इंसर्ट करोगे तो डीएनए के जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो काफी पास में ही बैंड बना लेते हैं, जबकि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो दूर तक जाते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है बेटा कि आप सबको पता है कि जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे उनका जो वेट है वो कैसा होगा? लाइट वेट होगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हमको करनी है यहाँ पे कि पहले हम हैवी वेट वाले को ले रहे हैं, फिर हम लाइटर वेट वाले को ले रहे हैं। ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स अलग अलग तरह से और अलग अलग जगह पर मिल जाएं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा डिजायर्ड सेगमेंट है वो डिजायर्ड सेगमेंट कहाँ पर है, बड़े साइज का है, छोटे साइज का है, वो भी हमें पता चल जाएगा और उसको एनालाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिया होता है, तो हम पर्टिकुलरली सीधा उस सेगमेंट पे चले जाते हैं जिस सेगमेंट पर आपको काम करना है। ठीक है, तो जिस सेगमेंट पे आपको काम करना होता है दैट इज योर डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, और सीधा सीधा हम उसको आइसोलेट करेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट। अब मत पूछिएगा कि मैम इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट से हम उसको कैसे आइसोलेट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा एक डार्क रूम में डीएनए के बैंड को देखा जाता है, क्योंकि डीएनए जो होता है या जब इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम बनाया जाता है तो उसमें हम कुछ फ्लोरेसेंट मटेरियल डालते हैं जिससे डीएनए चमकता हुआ दिखता है। तब आपको दिखेगा कि कितनी दूर पर कौन से साइज का डीएनए का बैंड बना है, फिर उतना फ्रेगमेंट हम इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट से निकालते हैं और उसमें से डीएनए को जज करते हैं या उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए बात क्लियर की गई है कि जो लार्जर पीसेस हैं वो पहले बैंड बना लेंगी, जो स्मॉलर पीसेस हैं वो दूर तक जाएंगी क्योंकि वो हल्की है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स का डीनेचुरेशन करना है, डीएनए को केमिकली ट्रीट करना है और उसके डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को तोड़ के उसको सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में लाना है। ठीक है, और ये किया जाएगा बाय यूजिंग एल्कली। डीएनए के ऊपर आप कोई भी एल्कलाइन सब्सटेंस अप्लाई करिए तो उससे डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो टूट जाता है और उससे आपको एक सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा जिस पे आपको काम करना है। फिर आप इस सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लॉट करिए। ठीक है, अब इसको जब आप ब्लॉट करेंगे तो ये ब्लॉटिंग भी साइज के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ आपके लिए लिखा गया है कि साइज फ्रैक्शन ब्लॉटिंग की जाएगी। यहाँ पे परमानेंटली डीएनए का जो आपका फ्रेगमेंट है उसको अटैच किया जाएगा नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पे या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे, और इसके बाद आप उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये वाला जो आपका प्रोसेस है कि उसको एक नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पे प्लॉट करिए, फिर उसके बाद उसको देखिए, एनालाइज करिए, परमानेंटली उस पे चिपका दीजिए डीनेचर्ड डीएनए को। दिस टेक्निक इज ओनली कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग जैसे आपके पास है वैसे ही आपके पास नदन ब्लॉटिंग भी होता है। जो नदन ब्लॉटिंग होता है वो आप बायोटेक में सीखेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में आपको उसका डिटेल पता चलेगा। दोनों टेक्निक में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है आफ्टर मेथोडोलॉजी पढ़ने के बाद, तब हम उसमें एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आपने डीएनए को एनालाइज कर लिया, डीएनए की कटिंग हो गई, आइसोलेशन हो गया, सब कुछ जान लिया अबाउट दैट डीएनए, तो अब आप उसको पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या उसका जेनेटिक मेकअप है, क्या उसका सीक्वेंस है, क्या उसके जीन्स का एक्सप्रेशन है। ये वाला पार्ट करने के बाद आप समझ जाएंगे कि जो दो ऑर्गेनिजम्स को आप जज कर रहे थे वो रिलेटेड हैं या नहीं। अगर आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस वहां पे निकाल रहे थे तो वो निकला या नहीं, पॉजिटिव आउटपुट है या नेगेटिव आउटपुट है, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर अब आप एप्लीकेशंस देखेंगे तो एप्लीकेशंस तो आई गेस ऑलरेडी आप लोग बहुत जान चुके हैं, क्योंकि आपने काफी बार सीआईडी देखा है, आपने काफी बार क्राइम पेट्रोल देखा है, आपने दूसरे शोज में भी ये सुना होगा कि कौन कौन से तरीके से डीएनए टेस्ट यूज किया जाता है। तो फर्स्ट इज कि सपोज डिस्प्यूटेड पैटर्निटी या मैटर्निटी है। डिस्प्यूटेड मतलब सपोज कोई पेरेंट है जो कि
ऑफस्प्रिंग को अपना बच्चा मानने से इनकार कर रहे हों, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हमारा बेटा या बेटी है या नहीं, या फिर से सपोज रिप्लेस कर दिया गया हो, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं। तो वहां पे अगर आपको जज करना है कि जो एक बच्चा है वो कौन से पेरेंट का है या ये उनका है भी या नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीएनए टेस्ट। ठीक है, तो जो डीएनए है, आप जानते हो कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन मोड होता है वो सेमी कंजर्वेटिव है। पेरेंट्स का जो जीन है वो वहां पर जाता ही है बच्चे के अंदर। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो वो जो हाफ ऑफ द कैरेक्टर कंजर्व्ड होते हैं पेरेंटल डीएनए के, उनको यहाँ पर जज किया जाएगा बच्चे के साथ। तो अगर वो हाफ ऑफ द कैरेक्टर फादर या मदर से मैच कर जाते हैं, तो प्रूव हो जाता है कि जो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग है वो उस पेरेंट का ही है। ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ तो फिर आपकी जो पैटर्निटी या मैटर्निटी है उसको डिनाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये डिस्प्यूटेड केस सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर यूजिंग डीएनए एनालिसिस। अगली जो चीज यूज होती है दैट इज क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड फॉरेंसिक्स। ठीक है, आपने सारे ही क्राइम शोज जो आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर कोई भी डेथ रिपोर्ट होती है तो वहां पे फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। वो लोग एक एक चीज को जज करते रहते हैं कि सपोज वहां पे कोई ग्लास रखा था पानी का, तो उसके ऊपर किसका फिंगरप्रिंट है, रूम है तो उसके डोर पे किसका फिंगरप्रिंट है, या जो नाइफ यूज किया जाता है जनरली, सपोज मर्डर हुआ है तो वहां पे किसका फिंगरप्रिंट है। तो ये फिंगरप्रिंट हो गया, या फिर सपोज वहां पर ब्लड स्मीयर मिला है, वहां पर कुछ और मिला है जिससे कि हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। तो हर उस चीज को इस्तेमाल करके ये टेस्ट किया जाता है कि वो जो पर्टिकुलर आपका एक्सपेक्टेड होगा, मतलब जो कल्प्रिट होगा, उसको जज करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए वहां पर डीएनए एनालिसिस किया जाता है। क्लियर? डीएनए अगर मैच हो जाता है तो कल्प्रिट प्रूफ हो जाएगा कि हाँ उसी ने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है, या फिर अगर प्रूव नहीं हुआ तो फिर उसको इनोसेंट घोषित कर दिया जाएगा। दैट इज द थिंग। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है? ओके, प्रिया इज आस्किंग, शी हैज अ डाउट कि मैम हेयर से कैसे करते हैं डीएनए मैच। बेटा हेयर से डीएनए मैच जो किया जाता है वो पर्टिकुलरली कैसे किया जाता है? देखो आप बॉडी का कोई भी सेल ले लो, वेदर इट बी हेयर, वेदर इट बी ब्लड और वेदर इट बी एनीथिंग एल्स, किसी भी सेल में डीएनए तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके बाल से लेके आपकी बॉडी के हर एक सेल में आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स भी हैं। तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे आप जज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैटरनिटी पैटर्निटी ये भी जज कर सकते हैं, और डीएनए की मैचिंग भी आराम से की जा सकती है। अब आप डीएनए इसी तरीके से निकालेंगे, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ब्लॉटिंग को यूज करके, चाहे वो आप हेयर से निकालिए या ब्लड स्मीयर से निकालिए। सबसे इजीली तो डीएनए आइसोलेशन जो होता है वो हेयर सेल्स में ही पॉसिबल होता है। अगर आप खुद, मतलब ये जो आपका थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, अगर आप खुद के फिंगरप्रिंट्स को देखने जाएंगे, स्कैन करवाने जाएंगे, जेनेटिक बारकोड बनवाने जाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल यूज होता है अटेंडेंस, जो अटेंडेंस लगती है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे, वो थंब इम्प्रेशन से लगती है। ये सब लोगों ने देखा है या नहीं देखा है? तो वो जो आपका थंब इम्प्रेशन यूज किया जाता है, मशीन को कैसे समझ में आता है कि वो आप ही हो? वो आपका फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेती है, उसको पता होता है कि वो आपका पर्टिकुलर जेनेटिक बार कोड है जो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता। आपको बात ये समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? ठीक है, बहुत सारी जगह पर, इनफैक्ट आजकल तो मैं कहूंगी कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन पे वो वाला जमाना जा चुका है कि आप आएंगे तो अटेंडेंस रजिस्टर में मैं पी लिखूंगी या ए लिखूंगी, या फिर अगर आप प्रेजेंट हैं तो वहां पे आप सिग्नेचर करेंगे। ये कहीं पर भी नहीं होता है। ठीक है, एंटायरली हर जगह पर लगभग आप बायोमेट्रिक देखेंगे, उसको बायोमेट्रिक मशीन कहा जाता है। ठीक है, तो उस मशीन में बायो क्यों लगाया गया है? क्योंकि वहां पे जो एप्लीकेशन है, यस कॉलेजेस में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है, हर जगह पे होता है।
तो वो जो मशीन है उसको हम बायोमेट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बायो का एप्लीकेशन है कि वो आपका जेनेटिक बारकोड स्कैन करेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब उस बायोमेट्रिक में रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें आपके थंब के अलावा आपके इंडेक्स फिंगर का एक्सप्रेशन भी लिया जाता है। वो इसीलिए कि सपोज हाथ में मेहंदी लगा रखी है, हाथ में चोट लग गई है, तो आपके जो इम्प्रेशंस होते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट के वो डैमेज हो जाते हैं और तब वो मशीन आपका इम्प्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इन दैट केस आप इंडेक्स फिंगर का एक्सप्रेशन दे सकते हो, ठीक है। अब एक्सप्रेशन थंब का हो या इंडेक्स फिंगर का हो, वो आपका ही होगा, वो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ मैच नहीं कर सकता। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। बायोमेट्रिक, ठीक है, जेनेटिक बारकोड स्कैनिंग, जो जिसके थ्रू आपका अटेंडेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस के तौर पर याद रखनी है। एप्लीकेशंस किसके? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, थ्योरी में तो पक्का आता है, अगर आप स्कूल एग्जाम्स में देखेंगे तो इस पर शॉर्ट नोट जरूर पूछेगा। शॉर्ट नोट नहीं पूछ रहा है तो डिटेल्ड अकाउंट पूछेगा, या तो आपसे सिर्फ एप्लीकेशंस पूछेगा। तो इस टेक्निक को बहुत अच्छे से लर्न करके रखिएगा और हो सकता है कि इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाएं। जब भी इसमें से एमसीक्यूज आते हैं तो वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि टॉपिक थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्लियर? तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर? Okay. Now let's